हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा जो चैप्टर है साझेदारी लिखे उसके अगले क्वेश्चन को जो छूट गए थे उनको देखेंगे। हमारा जो प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 7वां, स्थिर पूंजी पद्धति तथा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से आप क्या समझते हैं। बोर्ड परीक्षा में इसके बारे में भी पूछा गया था, तो आपको इसकी भी जानकारी होना चाहिए। ये भी हमारे बुक्स में बतलाया गया है, इसका आंसर भी आप देख सकते हो। 2.11 में आप इसका आंसर देख सकते हो। यहाँ पर बताया गया स्थिर पूंजी पद्धति। ध्यान रहे, स्थिर पूंजी पद्धति की दशा में दो खाते बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रदर्शित कर रहा है और ये जो दूसरा पैराग्राफ है ये पार्टनर्स करंट अकाउंट को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम स्थिर पूंजी पद्धति को समझ सकते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते में जमा की गई पूंजी स्थिर रहती है। यहाँ पर जो भी पूंजी लाई जाती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देते हैं। यदि कोई साझेदार पूंजी के रूप में कोई राशि लाता है तो अंत तक इस खाते में जमा रहेगी मतलब कहाँ पे रहेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दी जाती है। यदि अतिरिक्त पूंजी लाई जाती है या पूंजी का कोई भाग साझेदारी ठहराव के अनुसार निकाला जाता है तो उसका भी लेखा पूंजी खाते में किया जाता है। यदि अतिरिक्त पूंजी कोई साझेदार लेकर के आता है तो उसे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दी जाएगी। तो ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बताता है और ये जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है ये बतला रहा है पार्टनर्स करंट अकाउंट को। यदि साझेदारों ने ब्याज, लाभ, वेतन, कमीशन और बोनस आदि प्राप्त किया है, ये हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये ट्रांसफ़र होकर के कहाँ चले जाता है, क्रेडिट साइड में। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो इन्हें चालू खाते में जमा किया जाएगा, मतलब कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में किया जाएगा। यदि कोई साझेदार आहरण करता है तो आहरण की राशि तथा ब्याज की राशि चालू खाते में नामे की जाएगी, मतलब इसे कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। यदि फर्म को कोई हानि हो तो हानि के भाग से चालू खाते को डेबिट किया जाएगा। तो ये चीज़ जो है हमारी, ये जो पैराग्राफ है वो स्थिर पूंजी पद्धति से क्या है उसको बतलाता है और जो सवाल करने के लिए भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी जानकारी हमें अच्छे से होना चाहिए। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर इसी का एक दूसरा भाग दे रखा है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसके बारे में हम देखेंगे। इस पद्धति के अंतर्गत समस्त व्यवहारों का लेखा उनके पूंजी खाते में ही किया जाता है। इसके पहले जो हमने स्थिर पूंजी पद्धति देखा था वहाँ पर हमने दो खाते खोले थे, लेकिन यहाँ पर केवल हम एक ही खाता खोलता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर चालू खाता नहीं बनाया जाता है और इसमें जो भी है पूंजी है, माल है, अतिरिक्त पूंजी है, वेतन है, कमीशन है, बोनस, ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही लिख दिया जाता है। और दूसरे शब्दों में प्रतिवर्ष यहाँ पर पूंजी का शेष बदलता रहता है क्योंकि हमारी पूंजी कैसी है, परिवर्तनशील, अर्थात परिवर्तनशील रहती है। यदि कोई विशेष निर्देश न हो तो सदैव ये मानना चाहिए कि साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील है। जब हम कोई सवाल कर रहे हैं, संख्यात्मक सवाल इस यूनिट का कर रहे हैं और वहाँ पर पूंजी के बारे में कुछ नहीं बताया कि पूंजी हमारी परिवर्तनशील है या फिर स्थिर है, तो हमको ऐसे सवाल को करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए। यदि कुछ नहीं कहा गया तो हम परिवर्तनशील पूंजी मान करके ही सवाल को हल करेंगे। इसके साथ हमको इसका फॉर्मेट भी आना चाहिए। जैसे स्थिर पूंजी की दशा में दो खाते बनते हैं, यहाँ हिंदी में बतलाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसके बाई साइड में बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं और अगर अतिरिक्त पूंजी लाई गई है तो इसे यहाँ लिखते हैं बाई एडिशनल कैपिटल। और अगर हमने नंबर 2 पर चालू खाता करंट अकाउंट बनाया तो हम यहाँ पर चालू खाते का शेष वो चाहे हमारे प्रश्न में दिया होता, अगर क्रेडिट शेष है या डेबिट शेष है तो उनको दोनों साइड हम लिख सकते हैं, जैसा भी प्रश्न में दिया है उसके अनुसार उसे लिखेंगे। और ये वेतन है, कमीशन है, पूंजी पर ब्याज है, लाभ है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में अगर दी गई है तो ये काउंटर एंट्री ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पर आती है, उसे हम यहाँ लिखेंगे। और इसके अलावा अगर कोई आहरण हो, आहरण पर ब्याज हो तो उसे भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और लास्ट में आंसर निकालते हैं। आंसर हो सकता है कि डेबिट पक्ष में आए या क्रेडिट पक्ष में भी आए। तो जब पूंजी स्थिर हो तो कितने खाते बनाए जाते हैं, तो जब पूंजी स्थिर हो तो दो खाते बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। ये सवालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आपको इनको ध्यान रखना होगा। इसी का दूसरा भाग होता है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें केवल एक ही खाता बनता है जिसको हम बोल सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसमें ये जो अभी हमने खाते बनाए थे दो अलग अलग, इसकी यहाँ की सारी बातें, मतलब कहाँ की, क्रेडिट साइड की सारी बातें और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड की सारी बातें और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड की सारी बातें, दोनों जोड़ करके कहाँ पर आ जाती है, साझेदारों के पूंजी खाते में। जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो दोनों की जोड़ करके यहाँ पर आ जाएगी, वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। और डेबिट में भी
आहरण और आहरण पर ब्याज की राशि हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तनशील पूंजी की दशा में केवल एक ही खाता बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, और उसमें सारी बातों का उल्लेख कर दिया जाता है। तो ये इसका आशय है, इसे भी हमें करना है, परीक्षा में ये भी पूछा गया है। इसके नीचे आ रहा है 2.5 में 2.15 में स्थिर पूंजी तथा परिवर्तनशील पूंजी में अंतर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आए, इसके भी 4 बिंदु आपको अच्छे से देखना होगा। पहला पॉइंट आ रहा है चालू खाता। आपको पता है स्थिर पूंजी की दशा में चालू खाता बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ 2 खाते बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो यहाँ पर करंट अकाउंट बनता है, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में चालू खाता नहीं बनता है। इसके ऊपर मैंने अभी जो कराया था यहाँ पे आपको बताया, केवल क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। शेष परिवर्तन, पूंजी खाते का शेष सामान्यतः स्थायी रहता है। प्रतिवर्ष कैसा रहेगा, स्थायी, क्योंकि हमारी पूंजी कैसी, स्थायी। लेकिन पूंजी बदल भी सकती है, लेकिन कब बदलेगी, जब अतिरिक्त पूंजी लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं तो पूंजी का शेष बदल सकता है, वरना ये स्थिर ही रहता है। और परिवर्तनशील पूंजी की दशा में प्रतिवर्ष पूंजी का शेष बदलता रहता है। ये पॉइंट नंबर 1 अच्छा है, 2 अच्छा है, और 3, 4 और 5 ये भी अच्छे, इन्हें भी आप कर सकते हैं। खातों की संख्या, इसमें सभी व्यवहारों के लिए एक पूंजी खाता और एक चालू खाता बनाया जाता है। इसमें सभी व्यवहारों के लिए केवल पूंजी खाता ही बनाया जाता है। पूंजी की प्रकृति, इसमें पूंजी खाते में सदैव पूंजी जो होती है वो स्थिर रहती है, क्योंकि ये स्थिर पूंजी पद्धति है। और इसमें पूंजी खाते की पूंजी सदैव परिवर्तनशील होती है, क्योंकि ये परिवर्तनशील पूंजी की दशा में लागू होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से ये भी पूछा जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन को भी देखना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, साझेदारों के चालू खाते में किन किन मदों का समावेश होता है। साझेदारों के चालू खाते में किन किन मदों का समावेश हो रहा है, तो हम इसको भी अच्छे से देखेंगे। तो इसके बारे में हमारी बुक्स में बताया गया है। 2.16 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कहा गया है कि चालू खाता उस दशा में खोला जाता है जब पूंजी स्थिर हो। जब पूंजी स्थिर हो तो चालू खाता खुलता है, ये भी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। इसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा मतलब कहाँ पर क्रेडिट की जाती है, जैसे वेतन, कमीशन, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, पूंजी पर ब्याज, बोनस, ये सब चीज़ कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। और इसमें इस करंट अकाउंट के डेबिट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाएगी, तो आहरण पर ब्याज, साझेदारों को हानि का भाग और पुनर्मूल्यांकन पर हानि, ये इसके डेबिट साइड में लिखी जाएगी। चालू खाते का अंतिम शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये डेबिट भी हो, लेकिन ये क्रेडिट भी हो सकता है। तो हमको यहाँ पर हमारा एक प्रश्न बनता है, चालू खाते में किन किन मदों का समावेश होता है, या चालू खाते से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसका आंसर यहाँ से लिखना होगा। एक और हमारा बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, उसको भी आप इसे अच्छे से करना है। लाभ हानि नियोजन लेखा क्यों बनाया जाता है, इसको समझाइए। या लाभ हानि नियोजन खाता कब और क्यों बनाया जाता है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख सकते हैं 2.22 में। यहाँ पर इसका आंसर बताया गया है। लाभ हानि नियोजन खाता मतलब क्या, कौन सा खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी फर्म का वो खाता है जो अंतिम रूप से साझेदारों को वितरित की जाने वाली लाभ और हानि की राशि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। कब बनता है, तो वर्ष के अंत में बनता है। ये अंतिम राशि साझेदारों को उनके लाभालाभ अनुपात में, यदि अनुपात नहीं दिया गया तो समान अनुपात में, यदि प्रश्न में अनुपात दिया तो उसमें हम जो आंसर निकलेगा उसको बांटेंगे, और अगर यदि यह अनुपात नहीं दिया तो समान अनुपात में उनके पूंजी खाते में अंतरित कर दिया जाता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आंसर आएगा, अगर हमारे सवाल में जो अनुपात दिया होगा तो उस अनुपात में हम बांट देंगे, और अगर अनुपात नहीं दिया है तो समान अनुपात में बांटेंगे। मान लीजिए 2 साझेदार है तो 1/2 करके बांटेंगे, और मान लीजिए 3 साझेदार है तो 1/3 करके उनके पूंजी खाते में हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर बताया लाभ हानि की राशि नियोजन खाते में साझेदारों को दे वेतन, बोनस, कमीशन, ब्याज, आहरण पर ब्याज आदि का समायोजन किया जाता है। मतलब इन्होंने सारी बातें एक साथ लिख दी है, डेबिट और क्रेडिट को नहीं बतलाया है, तो सारी चीज़ों को एक साथ लिख दिए कि ये सारी चीज़ें इस खाते के अंतर्गत आती है, और अंत में उनके आंसर आने पर अंत में उनके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लाभ हानि की राशि यहाँ पर पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वस्तुतः लाभ हानि नियोजन खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक विस्तार है, जिसमें सारे समायोजन कर वितरण योग्य राशि ज्ञात कर ली जाती है। इससे हम आंसर निकालते हैं, या तो नेट प्रॉफिट होगा या बाय नेट लॉस होगा, और ये वितरण योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए ही बनाया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी आपको अच्छे से देखना होगा। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।